नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रज्ञा एजुकेशनल चैनल पर। मित्रों, आपके लिए प्रसन्नता का विषय है कि रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पटवार, राजस्थान पुलिस, अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो राजस्थान संबंधित है और इंडिया का भी चैप्टर है उसमें, तो उससे संबंधित एक विषय विशेषज्ञ को मैं लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर आज श्रीमान नरेश यादव जी जो ज्योग्राफी के विषय विशेषज्ञ हैं, ये आपको राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट रीट भर्ती परीक्षा का जो है वो पूरा सिलेबस यहाँ पर करवाएंगे, जो अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं में उपयोगी है। तो नरेश जी अपनी विशेष पकड़ रखते हैं, इनको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये अपनी सेवाएं देते हैं और वर्तमान में ये राजकीय सेवा में कार्यरत हैं। तो जो नरेश जी हैं, इन सभी का आप फॉलो करें इनका, और ये आपको ज्योग्राफी विषय पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी बहुत शानदार तरीके से आपको समझाएंगे, बहुत नाम है इनका अलवर डिस्ट्रिक्ट में। तो आप इनसे देखें और इनके ज्योग्राफी के वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिस्टर नरेश कुमार, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद सर। तो अब आप नरेश जी पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, और बड़ी खुशी के साथ आज मैं इस चैनल पर अपना विषय का जितना भी अनुभव है वो आपके साथ शेयर करूंगा। प्रज्ञा एजुकेशन चैनल के माध्यम से हम रीट प्रतियोगिता परीक्षा का रेगुलर क्लास देने जा रहे हैं और उसमें भूगोल विषय के अंतर्गत में प्रॉपर रूप से सभी टॉपिक वाइज डे टू डे डिस्कशन करेंगे। और हम शुरुआत भारत के भूगोल से कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल बड़ा मेजर टॉपिक है और इसके अंतर्गत हमारे कई टॉपिक्स हैं। उसके अंतर्गत हम पहला टॉपिक आज लेंगे और जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा एक्सटेंशन एंड लोकेशन ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की स्थिति एवं विस्तार। यस, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। इंडिया एक्सटेंशन एंड लोकेशन मेजर टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे। विद्यार्थियों, हम अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले भारत के भूगोल के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे भारत की गोलार्धीय स्थिति। भारत की गोलार्धीय स्थिति। अब हमारे पास एक बड़ा प्रश्न उठता है कि भारत की गोलार्धीय स्थिति क्या है। जहां तक संदर्भ है वैश्विक दृष्टिकोण से भारत की गोलार्धीय स्थिति नॉर्थ ईस्ट, यानी अगर हम बात कहें उत्तर पूर्व है। परंतु इस तरीके का प्रश्न भी कई बार अलग अलग विषयगत रूप से देखा जाता है। जैसे अगर अपन देखें तो एक प्रश्न अपन शेयर करते हैं, एक सामान्य क्वेश्चन आपके सामने आता है, भारत की गोलार्धीय स्थिति है। अब आपके पास यहां पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक ऑप्शन आता है पूर्वी गोलार्ध, एक आता है उत्तरी गोलार्ध, एक आता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध और एक आएगा उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। क्या उत्तर होगा? अगर हम इसको विषयगत रूप से देखें, अकॉर्डिंग टू लेटीट्यूड और अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड और जनरल वेज में तीनों आंसर्स अलग अलग होंगे। जहां तक इस प्रश्न का सवाल है तो यहां पर ना तो हमारे पास अक्षांश दिया हुआ है ना देशांतर दिया हुआ है, सामान्य अवस्था में वो हमसे प्रश्न पूछ रहा है, तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अगर वो हमसे कहता कि अक्षांश के अनुसार भारत की गोलार्धीय स्थिति क्या है, तो अगर हम देखें तो देखिए यहां पर हमारी एक लाइन है जिसे आप इक्वेटर लाइन कहते हैं, 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। तो 0 डिग्री जो लाइन है
ये हमारी भूमध्य रेखा। और आपने नोटिस किया होगा जब भी भारत का अक्षांश लिखा जाता है उसके पीछे हमेशा नॉर्थ लिखा जाता है। इसका मतलब अक्षांश के अनुसार भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और जहां तक देशांतर का सवाल है तो देशांतर के अनुसार भारत पूर्वी गोलार्ध में है। आप ये भी नोटिस करते होंगे जब भी भारत की देशांतर से स्थिति लिखी जाती है तो उसके सभी अंक के पीछे ई नोटिफाई किया जाता है। तो लेकिन यहां पर ना अक्षांश की बात है ना देशांतर की बात है, सामान्य अवस्था में प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। यानी भारत की गोलार्ध स्थिति का बड़ा मेजर प्रश्न है सामान्य अवस्था में, लेकिन इस प्रश्न को अलग रूप में लिख सकता है कि भारत विश्व के संदर्भ में किस दिशा में स्थित है, तो उसका उत्तर भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध ही होगा। यह बड़ा इंपॉर्टेंस का प्रश्न है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे यहां पर एक देखा जा सकता है, एशिया के संदर्भ में यदि भारत की स्थिति पूछेगा तो वो भारत दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है। यानी एक सीधा सवाल आपके सामने आता है कि भारत एशिया के संदर्भ में या महाद्वीप के संदर्भ में किस दिशा में स्थित है, तो हमारा राइट आंसर होगा दक्षिण मध्य एशिया। जहां तक इसका सवाल है, आपने एक संगठन का नाम भी सुना होगा, शार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और भारत उसका सदस्य है। तो शार्क का सदस्य होने के साउथ एशिया के अंतर्गत भारत की स्थिति आती है। अब हम पहला हमारा गोलार्धीय स्थिति हमने देखा, दूसरी बात हम यहां पर देख रहे हैं, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से भी बन सकता है, भारत की अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, लेटिट्यूड सिचुएशन ऑफ इंडिया। इसको हम दो प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसको थोड़ा मैप पर देख लेते हैं। ये आपके सामने भारत का मैप है। जहां तक इस भारत के मैप का सवाल है तो मैंने ये आपको कहा, ये हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन आवर अर्थ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, अपर पार्ट्स इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड डाउन पार्ट साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को दो भाग में बांटती है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि भारत की जो स्थिति है वो अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध में है। अब 90 लेटिट्यूड उत्तरी गोलार्ध में है और 90 दक्षिणी गोलार्ध में है। हमारा भारत यहां पर है। जहां तक भारत का संदर्भ का सवाल है, यहां पर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु या ये कहें जगह है जिसे अपन कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, यहां से अपन गए 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और भारत को सबसे पहले टच करने वाली जो लाइन होगी वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ होगी। ध्यान रखें, ये डिग्री का सिग्नल है, ये मिनट का है, और एन का मतलब नॉर्थ होता है। अर्थात अगर यहां पर 60 मिनट अक्षांश होता तो उसे हम 1 डिग्री में इंडिकेट कर सकते थे, और अगर हमारे पास 30 मिनट होते तो उसे हम हाफ डिग्री में इंडिकेट कर सकते थे, इस तरीके से। इसका मतलब हमारे यहां पर 6 डिग्री है और 45 मिनट अक्षांश है, तो इसे हम 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ कह सकते हैं। भारत को सबसे पहले यदि कोई अक्षांश रेखा टच करती है तो वो 6 डिग्री और 45 मिनट नॉर्थ करती है। उसके बाद आप देखिए 7 डिग्री, 8 डिग्री, 8 डिग्री रेखा भारत को टच नहीं करेगी, आप ध्यान दें यहां पर। लेकिन 8 डिग्री और 4 मिनट जो रेखा होगी, यहां पर देखिए 8 डिग्री और 4 मिनट, ये नॉर्थ रेखा भारत को टच करेगी। और यहां पर जो राज्य होगा वो राज्य होगा तमिलनाडु, और जगह होगी कन्याकुमारी। मुख्य भूमि पर भारत को टच करने वाली अक्षांश रेखा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, राज्य तमिलनाडु, कन्याकुमारी। उसके बाद देखिए 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। और आप नोटिस कर सकते हैं यहां से फिर हमारी एक रेखा होगी जिसे आप कहते हैं
कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये आपकी 23.5 डिग्री जो रेखा है जिसे आप कर्क रेखा कहते हैं, इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भी लिख सकते हैं, इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। उसके बाद में आप देखिए, अगर जहां तक कर्क रेखा का संदर्भ है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये यहाँ पर गुजरात राज्य, फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद में एमपी, एमपी के बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ पर त्रिपुरा और अंतिम जो होगा वो होगा मिजोरम। यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उसके बाद में आप देखिए 24, 25, 26 और लास्ट में सबसे अंतिम तौर पर भारत का जो लास्ट भारत को टच करने वाली रेखा होगी वो होगी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये भारत को अंतिम रूप से टच करने वाली अक्षांश रेखा होगी। विद्यार्थियों, ये बड़ा इंपॉर्टेंसी का सवाल है और ये अब संदर्भित है, परिवर्तित चीज है। आप नोटिस करिए, यहां पर जो आप ये राज्य देख रहे हैं, ये अब राज्य नहीं होकर ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश होगा, ध्यान रखें। और जो ये जगह होगी वो होगी इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। लद्दाख, जम्मू कश्मीर का जहां तक सवाल है तो सिर्फ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश इतना सा होकर सिमट गया है लद्दाख में। यानी अब भारत का सबसे उत्तरतम केंद्र शासित प्रदेश जो होगा वो लद्दाख होगा और भारत का सबसे उत्तरतम पॉइंट जो होगा वो इंदिरा पॉइंट। यानी भारत का अक्षांश की विस्तार की बात करें, अगर हम यहां पर आ जाए तो इसको इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। देखिए यहां पर अक्षांश बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको बड़ा इजी वे में समझ में आ जाएगा। अक्षांश, स्थान, राज्य, दिशा, दूरी और अक्षांशीय अंतर। बिल्कुल जब भी आप अध्ययन करें तो कुछ इस तरीके से अगर अपन लिखेंगे तो बिल्कुल अपन आसानी से समझ पाएंगे विद्यार्थियों। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट जहां से गुजर रहा है वो जगह कौन सी है? कन्याकुमारी। राज्य कौन सा होगा? तमिलनाडु। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जहां से गुजर रहा है वो जगह कौन सी है? वो है इंदिरा कॉल। यहां पर इंदिरा कॉल, और इंदिरा कॉल जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पार्ट है, लद्दाख। ये बड़ी इंपॉर्टेंस की बात है। कुछ विद्यार्थी और कुछ बुक वाले अभी भी इसको जम्मू कश्मीर लिख रहे हैं। आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ध्यान दें, भारत का अब सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया है और जम्मू कश्मीर से, इसका मैं अभी संदर्भित थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख बना। यहां पर देखिए लद्दाख है। अब तमिलनाडु भारत के किस दिशा में विद्यार्थियों? दक्षिण। लद्दाख भारत के किस दिशा में? उत्तर। उत्तर से दक्षिण की भारत की लंबाई कितनी? जहां तक सवाल है इस लंबाई का, तो भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर ये लेंथ है नॉर्थ टू साउथ। और अक्षांशीय अंतर इसमें से इसको घटा देंगे तो 29 डिग्री 2 मिनट नॉर्थ का डिफरेंस होगा उत्तर से और दक्षिण में। यह भारत का अक्षांशीय अंतर आ जाएगा। देखिए दो सवाल आपके सामने। विस्तार जब आपसे पूछेगा अक्षांशीय विस्तार तो आप ये उत्तर देंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। जहां तक अंतर की बात करेगा तो आप 29 डिग्री 2 मिनट नॉर्थ। अब आपसे सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं विद्यार्थियों? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। अब इस इंदिरा पॉइंट के दो नाम और भी, हालांकि 3 नाम है इसके। आप देखिए कुछ किताबों में आपको मिल जाएंगे, कुछ में नहीं। एक नाम होगा पार्सन पॉइंट, दूसरा नाम होगा लाही चिहिंग पॉइंट,
पॉइंट, और तीसरा नाम भी होगा जिसे कहेंगे हम पिगमेलियन पॉइंट। तो ये पिगमेलियन पॉइंट, तीन नाम और भी हैं इंदिरा पॉइंट के, आप नोट भी कर सकते हैं, पार्सन पॉइंट, लाहेसिंग पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट। तो भारत के दक्षिणतम बिंदु में तीनों प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं, इनको आप देख भी सकते हैं। तो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा होगा? तमिलनाडु। भारत का एक प्रश्न और अच्छा बन सकता है, भारत का सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। यहां पर देखिए, भारत का सबसे उत्तरतम केंद्र शासित प्रदेश पहले दिल्ली हुआ करता था, परंतु अब जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो यहां पर लद्दाख भारत का सबसे उत्तरतम पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा कॉल। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये तो भारत की अक्षांशीय स्थिति हुई। अब इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हैं। आपसे कई बार एक बहुत अच्छा सवाल आता है, जहां तक इस कर्क रेखा का जो सवाल है वो कई बार आ जाता है। कर्क रेखा, जिसे आप कैंसर लाइन भी कहते हैं, कर्क रेखा को हम तीन प्रकार से लिख सकते हैं, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ इस तरीके से भी, और 23.5 डिग्री नॉर्थ भी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अब 8 राज्यों का सवाल आप सब देखिए, पहला सबसे जो जगह होगी वो गुजरात, दूसरा जो राज्य है वो राजस्थान है। आप सब जानते हैं राजस्थान के 2 ही जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में फिर आपका एमपी के बाद में आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़ के बाद में आपका जो राज्य होगा वो होगा झारखंड, और मित्रों झारखंड के बाद में आपका जो राज्य होगा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल जिसे आप कहते हैं। उसके बाद में आपका एक राज्य होगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में आपका राज्य जो है वो मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो भारत के कर्क रेखा पर स्थित है। अच्छा सवाल आता है, राजस्थान भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट झारखंड के विद्यार्थियों एक राजधानी है, और झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। और रांची जो है वो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो एक सवाल बन जाता है कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो रांची जो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंस की बात यह भी है कि जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 भागों में डिवाइडेड करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें बहुत विद्यार्थी इसको नहीं जानते। एक बार एक प्रश्न भी आ चुका है कि कर्क रेखा भारत को कितने कटिबंधों में विभाजित करती है? कटिबंध, आप सब जानते हैं 2 अक्षांशों के बीच की जो क्षेत्र होता है, 2 अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे जोनीय कटिबंध कहते हैं। मोस्टली रूप से, मेन रूप से ये हमारी अर्थ है। थोड़ा कटिबंध का संदर्भ देख लेते हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, उसके बाद में 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा, उसके बाद में 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त, और 90 डिग्री नॉर्थ यहां पर उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव, और 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिका वृत्त। 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक का जो पार्ट है वो कटिबंध कहलाता है, उष्ण कटिबंध। इसको आप समझना, ये अच्छा सवाल है और ये पूरी हमारी ज्योग्राफिकल स्थिति को प्रभावित करता है। आप सब जानते हैं कि यहां पर ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश कम पहुंच पाता है, इसलिए 66.5 डिग्री नॉर्थ से और 90 डिग्री नॉर्थ तक का जो पार्ट है वो कहलाता है शीत कटिबंध। और शीत और उष्ण के बीच का जो भाग होगा वो कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। सेम सिचुएशन और कंडीशन नीचे भी वही होगी। 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक उष्ण कटिबंध, 23.5 डिग्री साउथ से लेकर और 66.5 डिग्री साउथ तक शीतोष्ण, और 66.5 साउथ से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक का जो कटिबंध होगा वो होगा अपना शीत कटिबंध। अब एक सवाल आता है कि कर्क रेखा भारत को कितने कटिबंधों में विभाजित करती है। विद्यार्थियों पहले यहां पर चलते हैं। हमारा भारत प्रारंभ हुआ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, यानी अगर मैं यहां पर थोड़ा सा भारत का अगर मैप भी बना दूं हल्का सा, आप देख सकते हैं। तो देखिए ये भारत का क्षेत्र है और इस तरीके से यहां पर
ऊपर अपना ये वाला क्षेत्र है, ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक अपना भारत आता है। तो ये जो पार्ट होगा ये तो हो जाएगा उष्ण कटिबंध। आप देखिए 8 डिग्री से लेकर और 23.5 डिग्री का उष्ण कटिबंध, और 23.5 से लेकर 37 यानी 66.5 तक का आप देखिए शीतोष्ण। तो ये जो कटिबंध होगा वो तो होगा शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सी का सवाल है, साउथ इंडिया किस कटिबंध के अंतर्गत आता है? उष्ण कटिबंध, बिकॉज सूर्य की किरण का प्रकाश। और उत्तर या नॉर्थ इंडिया किस पार्ट में आता है? शीतोष्ण कटिबंध। तो विद्यार्थियों, कर्क रेखा भारत को सामान्य अवस्था में लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। पहला सवाल, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। दूसरा सवाल और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कर्क रेखा भारत को 2 कटिबंधों में विभाजित करती है, जिसमें उत्तरी भारत जो होगा वो पार्ट होगा किसका? शीतोष्ण कटिबंध का, शीतोष्ण कटिबंध। और जो दक्षिण भारत होगा वो पार्ट होगा किस कटिबंध का? उष्ण कटिबंध का। ठीक है, तो ये अपना तो हमारी भारत की गोलार्ध स्थिति हम देख चुके हैं, भारत की अक्षांश स्थिति हम देख चुके हैं, और अब हमारा जो अगला कदम होगा वो भारत की सीधे तौर पर चल रहे हैं और देशांतरीय स्थिति पर, भारत की देशांतरीय स्थिति हम देखेंगे। ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल बनता है भारत की देशांतरीय स्थिति को लेकर। तो देखिए अपन वहां पर चलते हैं, देशांतरीय स्थिति। भारत की देशांतरीय स्थिति, इसको अगर उसी रूप में देखें तो आप देखिए यहां से इंपॉर्टेंट है, मैं नीचे लिख देता हूं, ऊपर जगह नहीं है हमारे पास में। देशांतर स्थान, राज्य, दिशा, दूरी और अक्षांश देशांतरीय अंतर। तो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। स्थान की बात करें, देखिए इस स्थान को मैं यह लिख देता हूं, गौरमाता सरकरी क्षेत्र। 68 डिग्री 7 मिनट जहां से गुजर रहा है आप देख सकते हैं वो जगह कौन सी है? गौरमाता। और इसको अपन नारायण सरोवर भी लिख सकते हैं। और 97 डिग्री 25 मिनट जहां से गुजर रही है वो जगह कीबूथू, वालांचू। ये राज्य गुजरात और ये राज्य अरुणाचल प्रदेश। दिशा का जहां तक सवाल है, गुजरात किस दिशा में होगा भारत के संदर्भ में? पश्चिम में। और अरुणाचल किस में होगा? पूर्व में। पूर्व से पश्चिम की भारत की जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, वो होगी 2933 किलोमीटर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं रोकना चाहूंगा। उत्तर से दक्षिण का जहां तक सवाल है भारत में, वो 3214 किलोमीटर लंबाई है इसकी भारत की। और विड्थ का जहां तक सवाल है, यानी चौड़ाई की अगर अपन बात करें तो 2933 किलोमीटर है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत की लंबाई ज्यादा है अपेक्षाकृत चौड़ाई से। परंतु राजस्थान के संदर्भ में ये चीज बिल्कुल खारिज हो जाती है, क्योंकि राजस्थान की लेंथ 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण में, और विड्थ 869 किलोमीटर है वेस्ट टू ईस्ट। अगर अपन देखें तो यह सवाल आरपीएससी ने एचएम प्रतियोगिता परीक्षा में रखा था। आपको सबको ध्यान होगा, एचएम प्रतियोगिता परीक्षा 2019 का जो आयोजन हुआ था, वो इस प्रतियोगिता परीक्षा में यह सवाल रखा गया था। 18 में आई थी भर्ती वैसे। तो
इसमें ये सवाल रखा गया था। देखिए अगर अपन दोनों सिचुएशन देखते हैं, यहां तो इंडिया की सिचुएशन है और यहां पर राजस्थान की सिचुएशन है, बिल्कुल ये लेकिन स्टेटमेंट के तौर पर आया था, कहा था निम्न में से कौन सा कथन सही और गलत है। जहां तक भारत का नॉर्थ से लेकर लंबाई का सवाल है तो आप सब जान रहे हैं 3214 किलोमीटर, जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूं, और ईस्ट टू वेस्ट भारत की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि लंबाई ज्यादा है अपेक्षाकृत चौड़ाई से। लेकिन राजस्थान का संदर्भ देखिए आप, नॉर्थ टू साउथ मात्र 826 किलोमीटर लंबा है, और ईस्ट टू वेस्ट यानी चौड़ाई की जहां तक सवाल है तो वो 869 किलोमीटर है। अर्थात राजस्थान की चौड़ाई लंबाई की अपेक्षा ज्यादा है, लेकिन भारत की लंबाई उसकी चौड़ाई की अपेक्षा ज्यादा है। और यह सवाल आ चुका है, आरपीएससी का आप पेपर भी देख सकते हैं, एचएम का बहुत अच्छा सवाल था ये। और इसको अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप सही कर पाएंगे। विद्यार्थियों यहां पर 2933 किलोमीटर अंतर की बात आ रही है, डिफरेंस की बात आ रही है। डिफरेंस कितना है तो यहां पर अगर अपन देखें तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में से 68 डिग्री 7 मिनट अगर हम घटाएंगे तो हमारा अंतर आ जाएगा 29 डिग्री 18 मिनट ईस्ट। ये डिफरेंस है भारत के देशांतर में ईस्ट टू वेस्ट का, 29 डिग्री और 18 मिनट ईस्ट का। ठीक है, तो ये भारत की देशांतर स्थिति थी। लेकिन अगर अपन यहां पर देखें तो बहुत से विद्यार्थी ये भी जानते होंगे कि देशांतर का मुख्य कार्य जो होता है वो समय का निर्धारण करना होता है। समय का निर्धारण करना, समय का निर्धारण के जहां तक सवाल है तो उस मुद्दे पर चलता हूं। बहुत अच्छा सवाल यहां से बनता है। अगर अपन देखें भारतीय मानक समय रेखा का नाम सुना होगा, और आपने मोबाइल में टाइम सेट करते हुए देखा होगा, लिखा आता है जीएमटी 5.5 घंटे प्लस जीएमटी में लिखा आता है। विद्यार्थियों थोड़ी देर पहले मैं एक बात कर रहा था आपसे, जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पास घड़ी नहीं थी। बहुत पहले की बात कर रहा हूं मैं, 1947 के संदर्भ की बात कर रहा हूं। उस समय हमारे बुजुर्ग लोग केवल और केवल ये मान के चलिए छाया देखकर ग्रह और नक्षत्र के आधार पर समय का निर्धारण करते थे। जब समय निर्धारण की बात हुई तो उस समय ये बात उठी कि भारत का मानक समय कहां से माना जाए, अर्थात अब इसे हम भारत का स्थानीय मानक समय भी कह सकते हैं। अब बहुत से विद्यार्थी ये सोचते हैं कि ये मानक समय क्या है, IST। मित्रों इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारतीय मानक समय। यहां पर हमारी एक रेखा थी जिसको हमने नाम दिया था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। उसके बाद 69 भारत का मानक समय रेखा जो मानी गई वो 82.5 डिग्री ईस्ट को माना गया। बहुत से विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न भी उठता है कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री को ही क्यों माना गया। मित्रों ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बड़ा संदर्भ है इसके पीछे। अगर अपन देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के यदि मध्य की अगर सिचुएशन कोई है, बीच की यदि कोई सिचुएशन है तो वो 82.5 डिग्री है। और इसीलिए 82.5 डिग्री को भारतीय मानक समय रेखा माना गया। भारतीय मानक समय रेखा का आज हम अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं, और भारतीय मानक समय रेखा को आज आप बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत बार परीक्षा में, मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर सवाल आएगा तो भारतीय मानक समय रेखा का जरूर आएगा। तो मैं लिख रहा हूं भारतीय मानक समय रेखा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत कम रूप से किताबों में आपको समझ में आएगी। इसको हम IST के तौर पर भी कह सकते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। विद्यार्थियों अगर हम देखें तो भारतीय मानक समय रेखा माना किसको गया है, 82.5 डिग्री ईस्ट को। तो मैं बता चुका हूं 82.5 डिग्री ईस्ट को क्यों माना। अब यहां पर एक देश है जिसका नाम है नेपाल, और इस नेपाल के यहां से रेखा गुजरती है जिसे आप कहते हैं, यहां पर देखिए 82.5 डिग्री, ये 82.5 डिग्री रेखा है।
ये भारतीय मानक समय रेखा है। यहां पर एक देश आता है जिसका नाम है श्रीलंका। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? सबसे पहला सवाल है तो उसका उत्तर होगा 5 राज्यों से गुजरती है। उन राज्यों को देख लेते हैं। हमारा यहां पर पहला राज्य होगा यूपी। यूपी के बाद में अगर हम देखें, थोड़ा सा इस लाइन को मैं सीधी कर देता हूं हल्की सी। यूपी के बाद में हमारा दूसरा राज्य है एमपी। एमपी के बाद में हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा और उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। विद्यार्थियों ध्यान रहे, ये क्रम भी नॉर्थ टू साउथ यही क्रम है राज्यों का, आप देख सकते हैं। अब ये एक सवाल आता है कि भारतीय मानक समय रेखा किस शहर के निकट से गुजरती है? नैनी। नैनी, और नैनी कहां है सर? नैनी इलाहाबाद के निकट है। आप सब जानते हैं 1911 के अंदर यहां पर अपन देख सकते हैं भारत में सबसे पहले विमान सेवा शुरू हुई थी नैनी इलाहाबाद से। 5 राज्यों से गुजरती है, 82.5 डिग्री रेखा है। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसके पास एक ही टाइम जोन है। हालांकि कई देशों के पास एक टाइम जोन है। दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम जोन फ्रांस के पास है, 13 टाइम जोन है उसके पास में। कुछ किताबें यूएसए को लिखती हैं, विद्यार्थियों नहीं, अब ये आंकड़ा चेंज हो गया है पिछले साल। अब इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। दुनिया में सर्वाधिक समय जोन किसके पास है? फ्रांस। भारत के पास टाइम जोन कितने हैं? 1। भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री ईस्ट। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। राज्यों का क्रम क्या है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और नैनी। सॉरी, तो किस शहर से गुजरती है? इलाहाबाद की निकट नैनी से। अब बड़ा सवाल यह आता है, दुनिया का वह कौन सा देश है जिसका समय भारत के समय के बिल्कुल समान है? तो मित्रों उसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। तो श्रीलंका क्यों होगा? क्योंकि श्रीलंका का समय और भारत का समय बिल्कुल इसलिए एग्जैक्ट है क्योंकि दोनों का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। ये बहुत कम विद्यार्थी जानते होंगे कि श्रीलंका और भारत का मानक समय एक ही है। अब हमारा यहां पर सवाल यह आता है कि हम कई बार यह देखते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा 5.5 घंटे आगे है किससे? जीएमटी से। आप देखिए ये 0 डिग्री रेखा है और आप सब जानते हैं इस 0 डिग्री रेखा को जीएमटी कहते हैं। इसके इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट। विश्व मानक समय रेखा जीएमटी, ये लंदन शहर के अंदर रॉयल वेधशाला उससे गुजरती है, काल्पनिक रेखा है। और ठीक भारतीय मानक समय रेखा जीएमटी से 5.5 घंटे प्लस 5.5 आवर्स घंटे जो है वो आप देखते होंगे मोबाइल में, जब आप टाइम सेट करते हैं तो इस बात को देखते हैं। ऐसा क्यों? आप देखिए यहां से और यहां का डिफरेंस कितना है? 82.5 डिग्री का है। 82.5 डिग्री ईस्ट का। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। तो 82 डिग्री को पार करने में कितने हो गए? 328 मिनट। और जब 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट है तो आधा डिग्री को पार करने में 2 मिनट। और 328 में अगर अपन 2 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 330 मिनट। और 330 मिनट को अगर हम घंटे में परिवर्तित करेंगे तो विद्यार्थियों 5.5 घंटे ही आएगा। इसलिए भारतीय मानक समय रेखा का जो टाइम है वो विश्व मानक समय रेखा से सदैव 5.5 घंटे आगे होता है, क्योंकि ईस्ट की ओर जाने पर सदैव समय बढ़ता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट, तो 82 डिग्री को पार करने में 328। जब 1 डिग्री में 4 मिनट लगते हैं तो आधा डिग्री में 2 मिनट। 328 और 2 मिनट 330 मिनट। और मिनट को यदि हम घंटे में परिवर्तित करेंगे तो 5.5।
इसलिए हमारे मोबाइल में भी आपने देखा होगा GMT प्लस 5.5 आवर्स लिखा होता है। अब ये बात बड़ी संदर्भित है। विश्व मानक समय रेखा कौन सी है? 0 डिग्री। कहां से गुजरती है? ग्रीनविच के निकट रॉयल वेधशाला लंदन से। भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री। कितने राज्यों से गुजरती है? 5। और विश्व मानक समय रेखा से कितने आगे है भारत का समय? 5.5 घंटे। अब ये ठीक है, लेकिन बहुत बच्चों के मन में सवाल हो रहा है कि मानक समय रेखा क्या है, लोकल टाइम स्टैंडर्ड रेखा क्या है भारत के संदर्भ में। तो विद्यार्थियों, जब सूर्य ठीक इस रेखा के ऊपर आ जाएगा तो भारत के सभी राज्यों की घड़ी में दोपहर के 12 बजेंगे। बस यही भारतीय मानक समय रेखा है, अर्थात कोई भी राज्य अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है। तो ये था आपका भारतीय मानक समय रेखा। आपका अक्षांश पूर्ण होता है, भारत की अक्षांश स्थिति, भारत की देशांतर स्थिति, फिर भारत की गोलार्ध स्थिति, और अब भारत का मानक समय रेखा पूर्ण होता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम इस